आप लोग को स्वागत करते हैं मधुबनी गुड न्यूज में। आज आ गए हम फिर गौर आंध्रा पंचायत में। यहाँ के वर्तमान मुखिया अरविंद चौधरी जी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है, तो उनसे 4 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करके आए हैं, दिखाएंगे, सबको बताएंगे। तो उनसे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, परिचय लेंगे। तो मुखिया जी आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अरविंद चौधरी है। ग्राम पंचायत गौर आंध्रा के हम फिलहाल में मुखिया हैं और मुखिया संघ के अंद्राठाड़ी प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं और जिला के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि मैंने यहाँ के प्रखंड का मुखिया संघ का अध्यक्ष और जिला का भी मुखिया संघ के जो भी है अध्यक्ष जो है प्रिपेयर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी हम बात करेंगे, लोगों का जो भी सवाल है उन पे बात करेंगे। तो होता क्या है मुखिया जी, आपको मुखिया पद के लिए जिताया गया, यहाँ के आंध्रा गौर के लोगों ने, पंचायत के वासियों ने आपको जिताया है। इसलिए जिताया क्योंकि कि विकास के नाम पे वोट दिए, कहीं ना कहीं बोले उन्होंने वोट दिए इसलिए कि हमारा लीडर अच्छा है, हमारे पंचायत का विकास होगा। तो इस पे आप कितने खरे उतरे हैं, इस पे आप कितने विकास किए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि आप कितने खरे उतरे हैं, कितना काम किया है। तो सबसे पहले मुखिया जी हम ट्रांसपोर्ट लाइन मिलेंगे कि लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत होता है घर से बाहर निकलने, घर से बाहर कैसे निकले, तो सड़क की समस्या होती है। तो आप अपने पंचायत में तकरीबन कितने सड़कें बनवाए? देखिए हमारे पंचायत जो है 2002 में बना था, उसके बाद 2002 में जनरल सीट था, उसके बाद 2 बार हेडजन सीट, हेडजन सुरक्षित क्षेत्र से 2016 में चुन के आया मैं। हमारे आने के बाद हमें पता लगा जो कि हमारा जो पंचायत है उसमें जो 2 वार्ड है 12 और 13, 12-13 का जो राजस्व कौन पड़ता है वो डुमरा है। मेरे पंचायत के जो विकास का राशि था वो बहुत कम आ रहा था, तो हम इस पे आवाज भी उठाए, प्रखंड में भी लिख के दिए और उसके बाद जिला भी लिख के दिए। उस दिन से हमको माने कि मात्र 11 वार्ड का विकास का पैसा आता है। मेरे यहाँ सबसे छोटा पंचायत होने के कारण, क्योंकि 11 वार्ड का पंचायत हो गया, जब 2 वार्ड का हमारे विकास का पैसा अगर दूसरे वार्ड में चला जाता है तो सबसे पहले सरकार का जो निश्चय था जल नल और उसके बाद गली नली, तो जल नल में हम करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपया अपने सात निश्चय के अकाउंट से व्हाट्सएप के दियो तो दिया, उस पर जल नल का काम पूरा हुआ। गली नली के लिए पैसा हमारे पास नहीं रहा, तो गली नली में अभी तक पैसा कुछ ही दे पाए हैं, पूरा अभी नहीं हुआ है। रहा हमारे फंड से, तो जब हमारे पास मुख्यमंत्री सात निश्चय के बाद जो भी पैसा आता है 10% और 20%, पंचम से 10% आता है और 14वीं वित्त से 20% आता है, तो बहुत कम पैसा आया है। अभी तक हमको लगता है जो कि 4 साल के दरमियान 30-35 लाख रुपया आया होगा। उसमें करीब 5 या 6 रोड हम बनाए, क्योंकि पैसे नहीं था। एक हम 10 नंबर वार्ड में बनाए जो करीब 400-500 फीट का था, उसके बाद 4 नंबर वार्ड में बना, 3 नंबर वार्ड में बना, 2 नंबर वार्ड में बना, 1 नंबर वार्ड में बना, जितना हमसे संभव हो पाया। लेकिन हम अपेक्षा इतना बहुत जितना करते थे उतना हमको नहीं मिल पाया। हम ग्राम पंचायत जो जीपीडीपी बना के दिए थे उसमें 2019 में करीब 7 करोड़ रुपया का योजना दिए थे, जो हमारा पंचायत में अभी यानी मिल जाए तो हमको यानी कि इससे हम विकास कर पाते, लेकिन अभी तक उस पैसा का तो जीपीडीपी का कहीं बातें नहीं होता है। जो अभी सरकार का गाइडलाइन आया है 15वीं वित्त का, तो 15वीं वित्त में जो गाइडलाइन आया है 10% जिला पार्षद का, 20% पंचायत समिति का, और जो 70% बचता है उसमें 80% जो है यानी कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना का, और उसके बाद जो बचता है मुखिया के द्वारा खर्चा होना है। इस हिसाब से अगर फंड आएगा उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो अभी जो है आपके सामने है, जितना भी हम जो किए हैं 4 साल के अंदर में,
काम तो सरकार कराती है, हम लोग तो उनका जरिया है करने के लिए। अगर फंड हम लोगों को अगर सही आएगा तो हम लोग जरूर विकास करेंगे। और जितना हो पाया है उसमें बहुत अच्छा विकास किए हैं। पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ नहीं था पंचायत में, हम पंचायत सरकार भवन के लिए लिख के दिए, आज हमारा पंचायत सरकार भवन बन के तैयार है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी ने बताया कि हमारे हिसाब से तो नहीं, हमको जितना आशा थे, विश्वास थे गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ फंड आए, उतना तो नहीं आ पाए, लेकिन जितना आए, जितना किए, बहुत अच्छे तरह से किए। और सबसे एक महत्वपूर्ण काम किए अपने पंचायतवासी के लिए कि पंचायत भवन यहाँ नहीं थे। बहुत वर्षों से यहाँ जितने भी बहुत दिनों से पंचायती राज चल रहा था, यहाँ पे आज तक पंचायती भवन नहीं थे। लेकिन मुखिया जी का कहना है कि हमने दिए, मंत्री जी से बात की, एप्लीकेशन जहाँ भी है, जहाँ किए अपना कार्य किए, तो प्रतिक्रिया किए, तो इस पे आए, बनाए, हमने पंचायत भवन का निर्माण कराए, बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी अगला सवाल है मेरा कि आपने अपने पंचायत में पहले थे क्या कहते हैं इसको, इंदिरा आवास योजना, अब आ गए प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बहुत सारे गरीब गुरबा को ऐसे तो अभी भी देखने में तो नहीं, लेकिन 75% या 50% लोग, तो वैसे विधायक जी कहते हैं कि 70% लोग, लेकिन हम मानते हैं 50% लोग घर बना लिए, 50% लोग बाकी है। तो आप अपने पंचायत में कितने गरीब गुरबा को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास दिलवाए? देखिए, प्रधानमंत्री आवास का योजना का जो लिस्ट है वो हम लोगों के द्वारा तो जनरेट नहीं किया जाता है। वो ऑलरेडी यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से हो या मुख्यमंत्री कार्यालय से लिस्ट हम लोगों को मिलता है। उसमें पहले जो हम लोगों के आने से 2016 से पहले जो था बीपीएल लिस्ट था, ज्यादातर आदमी और जनता जो था वो बीपीएल लिस्ट लेके चलते थे, जो हमारा इतना सीरियल में नाम है, हमारा इतना सीरियल में नाम है। अचानक बीपीएल खत्म हो गया, उसके बाद आया प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें से जो हम लोग को लिस्ट मिला 459 लिस्ट था, जिसमें से हम अभी तक जो है 459 का कागज हम लोग दे चुके हैं। उसमें पेमेंट अभी तक जो है 380 या 390 को हुआ है। और घर जो है करीब 250 आदमी घर बना चुका है उसमें। जो अभी इस बार घर अभी जो पेमेंट मिला है उसका अभी तक काम नहीं चालू हुआ, लेकिन जो पहले मिला था वो सब अपना घर बना चुके हैं। क्योंकि इससे नहीं होगा, यानी कि जितना घर दिए हैं 459 प्रधानमंत्री आवास योजना में, अब ये 2011 का सर्वे है, हम लोगों के समय का तो नहीं है, लेकिन जो भी हमको लिस्ट मिला था उसमें से 100 के 100% आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी ने बताया कि ये हम लोग के हाथ में नहीं है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। जो भी जहां से भी लिस्ट बनता है, या प्रधानमंत्री के यहाँ ऑफिस से बनता हो, केंद्र सरकार बनाता हो, या राज्य सरकार, जो भी है, जहां से भी आते हैं, कार्यालय से आते हैं, बन के आते हैं, सारे पंचायत वासियों को, लोगों का जिनका नाम आते हैं उनका नाम अच्छी तरह से, मतलब लगभग तकरीबन 380 लोगों को अभी तक आवास मिल चुके हैं। और जो भी लाभार्थी अभी बाकी है, गरीब गुरबा जो भी है बाकी है इस पंचायत में, मुखिया जी का कहना है कि अभी भी उनका नए लिस्ट में कार्य जारी है, उनका आधार एंट्री किया जा रहा है, उनको भी मिलेंगे, इनके तहत उनको भी मिलेंगे। नया लिस्ट में 850 आदमी का नाम है जिसका आधार लिंक कर दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी बताया कि नए वाले में 850, पहले थे 380, अब नए वाले जितने हैं 459 थे, अब जो है सो 800 850 का लमसम में ऐसे आ गए हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। जो भी गरीब गुरबा है उनको आवास मिलना ही मिलना है, आप लोग धैर्य बना के रखें, मिलेगा। नए वाले में काम हो रहा है जी। अब मुखिया जी, अब अगला सवाल हम करेंगे आपसे कि आप भी जानते होंगे कि बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान, ये दो व्यक्ति कार्य नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, हम लोग नहीं जी पाएंगे। बॉर्डर पे जवान काम नहीं करेंगे तो हम देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे, खेत में किसान काम नहीं करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। तो मेरा जहां तक मानना है कि बॉर्डर पे जवान के लिए तो आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे वर्क किए, बहुत अच्छे काम किए, राफेल लाए हैं, मजबूत किए हैं, बहुत सारा मिसाइल सब लाए हैं, अच्छा काम किए। लेकिन किसान के लिए कोई भी सरकार खड़े नहीं उतरे, कोई भी सरकार आज तक उनकी सारी समस्या को दूर नहीं किए है। फिर भी
हम बिहार से हैं और फिर भी जो भी लाए वो केंद्र सरकार ही लाए, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो या फसल क्षति भी मुख्यमंत्री जी का फसल क्षति बीमा योजना हो, तो ये सब सारे फंड लाए। तो आपके पंचायत में आपने अपने किसान को कितने लोगों को लाभ दिलवाया या कितने लोगों को लाभ मिला? वैसे तो लाभों को डायरेक्ट लाभ मिलता है, खाते में आता है, अब कैश की ये समस्या नहीं रही। तो मैं बता रहा हूँ कि आपके पंचायत में कितने किसानों को तकरीबन लाभ मिल रहा है ऐसे फंड सबका? देखिए, आज तक 74 साल हो गया इंडिया को आजाद हुए, लेकिन सबसे नीचे स्तर में जो ठगा जाता है वो किसाने ठगा जाता है। ठीक है, रफाल लाए प्रधानमंत्री जी, हम लोग बहुत खुश हैं, जो हमारे देश का सुरक्षा का बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को किसान पे भी ध्यान देना चाहिए। आज देखिए, सबसे निम्न स्तर पे हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया में बाढ़ हर साल आना है, लेकिन आज तक कोई सरकार ऐसा सुविधा नहीं किया जो बाढ़ क्यों आता है। अगर हमारे पास, हम नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं, नेपाल में बारिश होता है हम लोग डूब जाते हैं। 74 साल में हम लोग इतना नहीं कर पाए जो पानी का रास्ता बना दे, जो पानी अपने आप आए और अपने आप समुद्र तक चला जाए। कहीं न कहीं इतना ज्यादा इसमें यानी वो है, जो हर साल तो पैसा खर्चा होता है, लेकिन एक ठोस निर्णय के कारण, जो आज तक एक ठोस निर्णय नहीं लिया गया, इसके वजह से हम किसान, जितना भी हमारे पंचायत का किसान हो या अदर जितना भी हमारे जिला का किसान हो, चाहे बिहार का किसान हो, मुख्य दर्शक बना हुआ है। सिर्फ जो हमें, यानी हम तो खेती कर आते हैं, लेकिन सब भगवान के भरोसे हैं। अगर नेपाल में बारिश हुआ तो हम लोगों को साथे में लेके चला गया बारिश। अब हम तो मुख्य दर्शक बने हुए, कर क्या सकते हैं? सरकार कोई योजना ठोस नहीं ला रही है। हर साल यही होता है, जो कमला नहर पे बांध बांधा जा रहा है, इतना 1000 करोड़ रुपया दिया गया इसको ये करने के लिए, इसको ये करने के लिए, धरातल पे कुछ नहीं आता है। हर साल बाढ़ आना ही है। एक साल अगर कमला नदी का बांध नहीं टूटे तो दूसरा साल जरूर टूट जाना है, क्योंकि सब यही होता है, सब यही कहते हैं, जो चूहे यानी कि बिल बना देता है। अब ये बड़ा वाला चूहा, पटना वाला चूहा बिल बनाता है कि यहाँ जो खेत में चूहा है वो बिल बनाता है। आज तक हम लोग को यही नहीं समझ में आया, जो एक नेपाल का पानी का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके वजह से हम लोग बाढ़ का त्रासदी झेल रहे हैं। हम लोग 74 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन अभी तक हम उस आजादी के वजह से अभी तक 74 साल में हम लोग गुलाम हैं। पहले गुलाम थे अंग्रेज का, अभी गुलाम है यहाँ के जो नेता हैं, जो जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसके वजह से 74 साल से कोई विकास नहीं हुआ किसान के लिए। इसकी वजह से किसान फांसी लगा के मरे। सिर्फ वोट के लिए आते हैं किसान के पास, जो हमको बाबा वोट के समय आएंगे, जो हम जो भी हैं आप ही लोग हैं, लेकिन यहाँ से जीतने के बाद कोई ये नहीं देखता, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे एमपी साहब हो, कोई भी हो, आते हैं सिर्फ वोट के समय आते हैं, वोट लिए, उसके बाद किसान आत्महत्या करे या किसान एक एक रोटी के लिए तरसे, उनको कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक कमला बलान के लेकर के, कमला के लेकर के यहाँ का किसान जरूर, यानी कि लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, सिर्फ कमला बलान के लेके उनका जितना भी खेती है सब बर्बाद हो जाता है। समझिए कहाँ जाएंगे, क्या करेगा? बच्चा पढ़ नहीं पाता है। सिर्फ एक किसानी अगर सही से नहीं हो पाता है तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बच्चा 15 साल का, 20 साल का होगा, वो पढ़ाई पे क्या ध्यान देगा? पेट का भूख ऐसा है, भागेगा दिल्ली कमाने के लिए, मुंबई कमाने के लिए। तो क्या करें? यहाँ तो 74 साल से यही हम लोग देख रहे हैं। 4 साल से तो हम भी नेता हैं, मुखिया बने हुए हैं, लेकिन किसान के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ यही होगा, धान अगर बह गया तो फसल खेती ले लो भाई, 2000, 4000, 6000 में क्या होगा? तो साल भर का अनाज देता खाने के लिए, वो पानी में बह के चला जाता है। 6000 रुपया में जानते कितना क्विंटल चावल मिलेगा? सरकार 6000 रुपया देते हैं, जो हम तो 6000 रुपया दे दिए, उसमें कितना होगा? 2 क्विंटल से 3 क्विंटल चावल हुआ, कितना दिन खाएगा? लेकिन इसका जो ठोस निर्णय है वो अभी तक नहीं हो पाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुखिया जी ने बताया कि इसका अभी तक बहुत पक्की अच्छी तरह से कोई भी किसान 74 वर्ष हो गए भारत को आजादी हुए,
अभी तक कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट आज तक इस पे अच्छी कदम नहीं उठाए, अच्छी पहल नहीं की। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बिहार की और खास करके मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ का जो नेपाल का जो पानी आता है उसकी बहाव का कोई भी समस्या नहीं निकले है। तो प्रधानमंत्री जी अगर मेरे बात को सुन रहे हैं तो आपसे यही नम्र निवेदन है, मुखिया जी भी बोले हैं कि इन पानियों का समस्या को दूर करना आप समझे, आप जल्द से जल्द कीजिए, नहीं तो बिहार में किसान के सबसे बड़ा मुद्दा ये है, किसान का ही है। और ये जल जमाव का बाढ़ आना सबसे बड़ी समस्या ये कमला नदी का पानी ही है जो नेपाल के द्वारा छोड़े जाते हैं और यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, यहाँ के घर परिवार सारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी हम बात करेंगे कि राजीव गांधी कहते थे, केंद्र सरकार में पहले कहते थे कि यहाँ से अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो लाभुकों के पास जाते जाते 5 पैसा बचता है, उनके पास 15 पैसा या 5 पैसा पहुंचता है। तो ये समस्या को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया कि अगर केंद्र से 1 रुपया आएगा तो सीधे डायरेक्ट लाभुकों को खाते में 1 रुपया उनको डायरेक्ट मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छे काम किए, ऐसे समस्या को दूर किए। इसके तहत आपने अपने पंचायत में कितने गरीब गुरुआ को वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इसके तहत कितने लोगों को पेंशन दिलवाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन साथ साथ ये कहता हूं, आज सब आप कहते हैं हर चीज डिजिटल होना चाहिए। हम कहते हैं जो 80 साल का बुढ़ा हो गया उसका उंगली का अंगूठा नहीं काम कर रहा है, आंख का रोशनी कमजोर हो गया है, उसके खाता में पैसा आता है लेकिन उसका निकासी का दिक्कत है, जो वो निकाल नहीं पाता है। उसको जो लाभ आप दे रहे हैं उस लाभ का उसको फायदा नहीं मिल पाता। उसमें 10-20% ऐसे हैं बुजुर्ग जिसका अंगूठा काम नहीं कर रहा है। अगर मान लिया जाए जो कि फिंगरप्रिंट पे हाथ देने के बाद भी उसका जो है बैंक आधार लिंक है वो खुल नहीं पाता है, उसके वजह से उनको यानी कि वो लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, हम लोग आज के जमाने, आज के दौर के हैं। 1970 में क्या हुआ, 1980 में हुआ, ये चीज तो हम लोग नहीं देखे हैं। लेकिन 2020 में ये चीज तो देख रहे हैं जो हकीकत में डिजिटल जमाना है। आज का बच्चा हो जाए, उसे और कुछ आए ना आए लेकिन मोबाइल चलाना पहले आ जाता है। तो हम लोग तो हकीकत में डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं और हर आदमी को अपने आप को डिजिटल बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का ये सपना है और हम लोग प्रधानमंत्री के साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? जितना भी PFMS के द्वारा पैसा आ रहा है, आप कह रहे हैं 15%, हम कह रहे हैं अब 15% छोड़ दीजिए, जो इधर उधर हो जाता है 85% तो जरूर अच्छा उनको हक में पैसा जाता है। पहले राजीव गांधी जी ने बोले थे एक समय में, जो हम यहां से 1 रुपया देते हैं तो जनता तक जाते जाते 15 ही पैसा मिलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के युग में ये तो हुआ, जो 1 रुपया वो भेजते हैं तो 1 रुपया में 99 पैसा नहीं 1 रुपया उनके पास जाता है। ये साथ साथ सिर्फ दिक्कत इतना है जो बुजुर्ग हो गए उनका हाथ का अंगूठा नहीं काम कर रहा है, या और भी प्रॉब्लम है, जैसे जा नहीं पाते हैं बैंक तक, वो चल नहीं पाते हैं तो बैंक तक कहां से जाए, ये सब थोड़ा दिक्कत है। और अगर मान लिया जाए थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा बुरा भी है, लेकिन बहुत अच्छा है। रही बात हमारे पंचायत में पेंशन के लिए, जब हम आए थे शुरुआत में, जब 2016 में हम जीत के आए थे, उस टाइम जो पेंशन का था, जो रेशियो था, आज का रेशियो में जरूर है जो कि 50% हम बढ़ाए हैं। जितना भी हमारे यहाँ 60 साल से उम्र का ज्यादा है, 95% आदमी को पेंशन मिल रहा है। 5% आदमी वही है जो नहीं लेने लायक है, जो आदमी समझता है जो उसको हम लेने लायक नहीं है पेंशन तो हम काहे नहीं तो 95% आदमी को पेंशन मिलता है। इससे जनता खुश भी है। कम से कम 400 रुपया मिलता है, 80 साल से पहले वाले का 80 साल के बाद वाले को 500 रुपया मिलता है। कम से कम उसको कुछ नहीं होता, चलो दबे में यूज हो गया, दूधे खाने के लिए मिल रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। और डायरेक्ट खाते में जाता था, पहले लूट था, ये बात हम भी मानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट खाता नहीं, कैश घूम फिर के आता था, लेकिन अब तो डायरेक्ट खाता में जाता है। अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, न मुखिया से मतलब है, न ब्लॉक से मतलब है। एक बार पास हो गया तो जब भी सरकार पैसा रिलीज करता है डायरेक्ट खाते में चला जाता है। तो अब तो टेंशन ये, तो पहले तो मुखिया जी के पास भीड़ लगा रहता है, कहिया
कब बांटेंगे पेंशन, कब बांटेंगे पेंशन, सरकार देता था पैसा, मुखिया के द्वारा बांटा जाता था या पंचायत सचिव के द्वारा बांटा जाता। अब तो वो सब टेंशन खत्म, अब डायरेक्ट खाते में जाता है, पीएम द्वारा पैसा खाते में जाता है। अब तो मुखिया को कोई पूछने भी नहीं आता जो हाँ पैसा आया कि नहीं, जब आया तो अपने आप पता चल जाता है। बहुत ही अच्छा काम है, ऐसा हर चीज में होना चाहिए, डायरेक्ट खाता में पैसा जाना चाहिए। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप अपने पंचायत में हर समय खड़े रहते हैं, पहलू करते हैं, जितने भी गरीब गुरबा है, विकलांग हो या विधवा, सारे लोगों को पेंशन दिलवाए। आप जो भी कुछ भी बचे उन पे कार्य जारी है, प्रोग्रेस में है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी हम बात करेंगे, अगला सवाल है मेरा करप्शन। क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ से पंचायत से लेकर के मंत्रालय तक करप्शन है। कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, बिना पैसे का नहीं होता है। आप चाहे ब्लॉक में जाकर के जातीय आवासीय बनवाए तो वो भी कार्यालय में जाइए, वो भी पदाधिकारी है, जो भी है डेटा ऑपरेटर है, वो बोलेंगे कि पैसा दीजिए तब काम होगा। अब पैसा दे दिए तो तुरंत काम होगा, नहीं दिए तो महीनों लग गए, दूसरे दिन आइए, ऐसे करके समस्या टालते हैं। हम देखें कहीं न कहीं करप्शन है और लोगों का मानना है, कहना है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे पंचायत में ऐसी समस्या है कि मुखिया जी आवास में 20,000 रुपया लेते हैं और शौचालय में 2,000 रुपया लेते हैं, ऐसी मानना है, लोगों को कहना है। आपके पंचायत में किस तरह का है? आपके पंचायत में भी इस तरह का है, करप्शन चल रहा है या नहीं है? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहता है लोग, लेकिन आप एक चीज मानिए, जो पैसा किसी के खाता में जाता है, आप हमारे खाता में पैसा भेज दिए, ये तो नहीं है पहले जैसा कैश पैसा मिलता है, मुखिया जी जो है यानी कि 40,000 की जगह 30,000 दिया। अब तो ये तो कोई नहीं कर सकता है। बैंक में पैसा जाता है, 12,000 रुपया इलेक्ट्रिक का जाता है, 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के 3 किस्त में जाते हैं, उसके बाद मनरेगा से पैसा जाता है और इलेक्ट्रिक का 12,000 रुपया मिलता है। तो जिसको मिल गया इलेक्ट्रिक का तो उसको छोड़ के 1,37,000 और 30,000 रुपया तो मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो तो सब आपके बैंक में जा रहा है। कहने के लिए तो देखिए, प्रधानमंत्री को भी सब कहता है, जो सब यानी ऐसा ना ऐसा कर दिया। राफेल में भी सुन रहे हैं, अपोजिट पार्टी कहता है जो कि 536 करोड़ का राफेल था, 1,600 करोड़ का कैसे हो गया। तो कहने के लिए सब कहता है, आप कितना को आप कहिएगा, लेकिन ये चीज नहीं है। अगर कोई आदमी इस चीज को प्रूफ करे जो नहीं हाँ ये चीज है, तो खाता में से पैसा आप निकाल के दे रहे हैं ना कि आपके खाता में, आपके खाता की जगह दूसरे खाता में पैसा जाता है। रहे बात जो कि आप बोले जातीय आवासीय में पैसा लगता है, इसके लिए तो बीडीओ सीओ साहब हैं वहां देखने, इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारे सीनियर अधिकारी सब हैं। और जब ब्लॉक को देखते हैं तो ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए आप पूछिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो करप्शन है ही नहीं, चूंकि यहाँ लाभुकों को डायरेक्ट खाते में पैसा आते हैं और डायरेक्ट लाभुकों को लाभ मिलते हैं। पहले जमाने में थे कि मुखिया जी के पास आते थे, चेक आते थे, अगर 40,000 है तो उसमें से 30,000 जो कुछ भी थे रख लिया करते थे, 10,000 और उनको दे दिया करते थे। पहले के जमाने में थे ऐसे, लेकिन वो तो है नहीं अब समस्या। आप डायरेक्टली आते हैं और मुखिया जी का कहना है कि करप्शन हमारे पंचायत में है ही नहीं। करप्शन लेने वाला और देने वाला दोनों अपराधी है और ऐसे अगर पाए जाते हैं, कोई भी किसी भी फंड आते, कोई भी ऐसा आपके पास आता है लाभ, तो 1 रुपया भी किसी को नहीं दीजिए। अगर कोई ऐसा समस्या है तो मुखिया जी से आकर के मिले, मुखिया जी के पास सारी समस्या लेकर के आए कि हमसे ये पैसा मांग रहा है, ले रहा है, तब ये सारे समस्या को मुखिया जी झेलेंगे, डील करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अभी जो चल रहे हैं कोविड-19 कोरोना महामारी, इसमें हमारे भारत के, अब पहले विदेश में थे, फिर भारत में आए, राज्य में आए, अब कहीं न कहीं हमारा जिला, गांव, पंचायत भी अछूता नहीं है। हमारे पंचायत तक भी, गांव, शहर, हर जगह घूम रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने अपने पंचायत में क्या सब करवाया? जैसे योजना आए थे, गवर्नमेंट ने कुछ दिए थे, जो भी दिए थे, मास्क वितरण हो, सैनिटाइज करवाना हो, साबुन वितरण हो, है ना, क्वारंटाइन सेंटर पे भोजन की व्यवस्था हो, किट की व्यवस्था हो, सारे चीज व्यवस्था किए गए थे। तो क्या आप अपने पंचायत में किए थे? ऐसा था मेरे यहाँ सैनिटाइज का जो बोला गया, सैनिटाइज पूरा पंचायत में हुआ है, साबुन मास्क पूरा पंचायत में बांटा गया है। हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन पे कुछ दिन के लिए सेंटर बनाया गया था जिसमें ब्लॉक से डीलिंग था, हम लोगों की तरफ से डीलिंग नहीं था। जितना भी खाना पीना जो भी कुछ था ब्लॉक की तरफ से डीलिंग था। हम लोग सिर्फ सेंटर खुलवाए थे, उसमें हम लोग का कोई वो नहीं था जो कि हम लोग उसमें कुछ करेंगे,
ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट ब्लॉक से अपना डीलिंग करते थे। ब्लॉक वाले आते थे, उसमें यानी कुछ ही दिन रहा, ज्यादा 15 से 20 दिन रहा, उससे ज्यादा दिन नहीं रहा। तो उसके बाद ब्लॉक का सेंटर अपना चल रहा था, उसी में सब चले गए। देखिए, भ्रष्टाचार जो होता है ना, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर पब्लिक चाह लेगा ना जो हम इस भ्रष्टाचार को खत्म होगा करेंगे, तब ये खत्म होगा। हम चाहे आप कह सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक चाहेगा तभी होगा। अगर जब तक पब्लिक नहीं चाहेगा तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। धन्यवाद। हमारे यहाँ कोरोना के लिए अभी जांच लगवाए थे। कोरोना में 11 पॉजिटिव भी मिला, उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था कर दिया गया है। अब सरकार का जो भी कोरोना के लिए गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो हम लोग चल ही रहे हैं। ये सबसे पहले पब्लिक और हम दोनों आदमी जागरूक हों। स्वास्थ्य, जैसे देखते हैं शाम के टाइम में भीड़ लग जाता है, कहीं पे 10 आदमी 15 आदमी लग जाता है। हम लोग कितना बहुत ज्यादा घूमते हैं, समझाते हैं। जितना 2 गज का दूरी अगर हम लोग रखेंगे तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में कहिए, चाहे जो भी कहिए, आए गांव में क्या है, किसान सब हैं, तो थोड़ा सा यानी कि वो होता है। लेकिन फिर भी अभी कोरोना की वजह हमारे पंचायत में बहुत अच्छा है, 11 केस मिला है। और हो सकता है जो कि आज 7वां दिन है, 8वां दिन है। अब जांच कराएंगे कल, उसके बाद देखते हैं जो क्या होता है। पूरा पंचायत जांच हुआ, उसमें 11 पॉजिटिव मिला था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी का कहना है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरह से हमने काम किए थे। जितने भी गरीब गुरबा है, सारे गरीब गुरबा तक सैनिटाइज, साबुन, मास्क का वितरण किया गया था अच्छी तरह से। जहाँ तक बात रही सैनिटाइज की, तो हर एक पंचायत, हर एक गाँव में, पंचायत के हर एक वार्ड तक गरीब गुरबा के घर तक गया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुखिया जी, अब हम आपसे लेंगे विदा। तो लास्ट में आपको अगला चुनावी होने वाला, पहले विधानसभा चुनाव होगा, फिर आप लोग का भी चुनाव होगा। तो इस चुनावी माहौल को देखते हुए, अभी कोरोना भी चल रहे हैं, तो क्या आप अपने पंचायत वासी को कुछ ऐसा संदेश देंगे? क्योंकि अगले 1-2 दिन में गणेश पूजा भी है, हमारे हिंदू धर्म में गणेश पर्व भी माने जाते हैं, गणेश चतुर्थी। तो इसमें या कुछ भी आप अपने 2 शब्द कहेंगे अपने पंचायत वासी के लिए कुछ? हम तो यही कहेंगे, भगवान दिल में है, घर में रहिए, घर में पूजा कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए। ठीक है, पूजा गणेश चतुर्थी है, हम लोग यहाँ मेला तो नहीं है, मलिन मूर्ति बना है, लेकिन सबसे हम ये अपने पंचायत वासियों से यही कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए कोई भी काम कीजिए। और कोरोना और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हम लोग को जो लगता है, सितंबर माने कि और ज्यादा यानी कि वो होंगे, उसके बाद अक्टूबर से अपने आप समय सही हो जाएगा। और कोरोना अब जो है हम लोग यहाँ लास्ट स्टेज में है, जो हम लोगों को लगता है, क्योंकि कोरोना में जो मृत्यु दर दूसरे देश में है उसके हिसाब से अपने यहाँ तो बहुत कम है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। कोरोना में संघर्ष करना और जीना हम लोग को सीखना पड़ेगा। और ये तो अदर बीमारी की तरह ये भी बीमारी रह ही जाएगा, लेकिन उसी के साथ हम लोग को लड़ के काम करना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने सारे क्वेश्चन का, जितने भी लोगों का, आपके पंचायत वासियों का क्वेश्चन था, सवाल था, सारे सवाल का अच्छी तरह से जवाब दिया, आप अपना डेटा दिए सारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी देखते रहिए मधुबनी गुड न्यूज। मिलते हैं अगले पंचायत, अगले प्रखंड में। जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।